हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलीमर्स और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर देखा था। डिफरेंट बेसिस के पे देखा था हम लोगों ने। पहला बेसिस था कि बेस्ड ऑन इट्स सोर्स, कहाँ से ये अवेलेबल हुआ होगा, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए थे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि जो मैकेनिज्म अप्लाई किया जाएगा सिंथेसिस के लिए, उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन रखा था। और थर्ड हम लोगों ने देखा था कि बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द पॉलीमर, तो उसमें हम लोगों ने लीनियर चेन पॉलीमर बात किया था, ब्रांच चेन पॉलीमर के बारे में बात किया था, और जो है क्रॉस लिंक पॉलीमर के बारे में हम लोगों ने बात किया था। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन का एक और पार्ट रह गया जो कि लास्ट पार्ट है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो दो जो पॉलीमरिक चेन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सेकेंडरी फोर्सेज बोला जा सकता है सिंपली। व्हाई दिस इज सेकेंडरी फोर्सेज? बिकॉज देखो, प्राइमरी फोर्सेज तो विद इन अ चेन प्रेजेंट होगा ना। जब चेन के बीच में किस तरीके से जो यूनिट्स है आपस में ज्वाइन किए गए, उसके अंदर प्रेजेंट होगा। प्राइमरी फोर्सेस तो वो होंगे कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाया गया, और सेकेंडरी फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं जो दो पॉलीमरिक चेन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने जा रहा है, दैट इज द सेकेंडरी फोर्स। तो पहले हम लोग फोर्सेस को ही समझ लेते हैं और उस फोर्स को समझने के बाद हम लोग उसको क्लासिफाई करते चलेंगे। ठीक है, तो देखो आप, जो मेनली हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बात करते हैं, जो सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि पॉलीमरिक चेन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वो कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है, दैट इज एच बॉन्डिंग। दैट इज एच बॉन्डिंग मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा होगा। बहुत सारे केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल रहता है, दो पॉलीमरिक चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा है। उसके अलावा हम लोग मेंशन करते हैं दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन ऑफ द स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम कर सकता है। और इसके अलावा मैं बात कर सकता हूं इसमें दैट इज वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वीक, कहीं पे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, कहीं पे स्ट्रांग होगा, बट उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये सभी चीजें आप पढ़ चुके हो, कहीं ना कहीं आपने इस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं डील किया होगा, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाए, या वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, किसी भी पॉलीमर की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाए, चाहे वो टफनेस हो जाए, या चाहे वो इलास्टिसिटी हो जाए, कि क्यों ना हो जाए, वो सभी जो है डिपेंड करती है इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो दो चेन के बीच में, पॉलीमरिक चेन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इस पर्टिकुलर चेन के पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है, मेंशन कर सकते हो आप चाहो तो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स। कौन कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है पॉलीमर? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर सच एज टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलेगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस आप उसको खींचते जाओ और वो ब्रेक ना हो, कितना आप फोर्स अप्लाई करते सकते हो सच दैट यू ब्रेक ना हो। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर सच एज टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस हो गया, कितना टफ है, टफनेस, और ठीक है, टफनेस एंड इलास्टिसिटी। ये सभी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है पॉलीमर की, इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिपेंड ऑन सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज काम कर रहा है दो पॉलीमरिक चेन के बीच में, ये जो है प्रॉपर्टीज जो है वेरी करेगा। जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है तो ये सभी भी चेंजेस मॉडिफाइड होती रहेंगी उसी तरीके से। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का। ठीक है, विल डिपेंड ऑन सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमरिक चेन, ये आप लिख सकते हो क्लियरली, बिटवीन पॉलीमरिक चेन। ठीक है, बिटवीन पॉलीमरिक चेन। क्लियर है बात? अब देखो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डिपेंड करता है
जो भी पॉलीमेरिक चेन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड ऑन पहली बात साइज ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होता है ना तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। अभी देखेंगे जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा उतना वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। दैट इंप्लाइज, अगर मतलब साइज ऑफ चेन, दैट इंप्लाइज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द चेन। अगर मैं साइज की बात कर रहा हूं तो लेंथ ऑफ चेन भी अगर बढ़ाओगे तो अब इससे कैसे कि उसका साइज बढ़ते जाएगा, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। क्योंकि अगर देखो चेन अगर बढ़ते गया तो अब इससे कैसे कि अगर जो भी मॉलिक्यूल्स होगा ये इंटरेक्शन करेगा। एक अगर मान लो आपने ये यूनिट रखा और इस चेन के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, अब आपने क्या किया कि इस चेन को डबल कर दिया, लेंथ को बढ़ा दिया, तो अब ये कैसे कि जो अदर पार्ट है वो भी अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होगा। तो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ते जाएगा ना जैसे जैसे आप चेन का लेंथ बढ़ाते जाओगे। तो दैट विल डिपेंड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोला जा सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ चेन। और किस पे डिपेंड करेगा? और डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर सी बात है कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जितना ज्यादा होगा उनके बीच में अट्रैक्शन, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं अपने साथ कुछ पोलैरिटी रखे रहते हैं, अपने साथ पोलैरिटी रखे रहेंगे, और जब पोलैरिटी ज्यादा होगी तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी देखने को मिल सकता है या एच बॉन्डिंग देखने को मिल सकता है। तो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा कि दो पॉलीमेरिक चेन के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मेजरली तीन हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं। अब बात करें, हम लोग आते हैं पॉलीमर पे लौट के। तो बेस्ड ऑन दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेस्ड ऑन दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम लोग पॉलीमर को क्लासिफाई करना चाहें, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको अगर पॉलीमर को क्लासिफाई करना चाहें, पॉलीमर कैन बी क्लासिफाई इन द 4 पार्ट। ठीक है, इसको क्लासिफाई किया जा सकता है 4 पार्ट। क्या क्या होगा? एक हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स, समझेंगे, इलास्टोमर्स। उसके अलावा एक हम लोग बोलते हैं फाइबर। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, ये बेसिकली इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होंगे। किसी में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, किसी में एच बॉन्डिंग काम कर रहा होगा, और किसी में जो है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, और किसी के केस में आपको देखने को मिलेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, उसके अलावा थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक पहले हम लोग देख लेंगे एंड देन विल मूव फॉर द थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो ये 4 क्लासेज हैं किसके? पॉलीमर के, बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमेरिक चेन, बिटवीन पॉलीमेरिक चेन। 1 बाय 1 हम लोग देखते चलते हैं। पहले हम लोग इलास्टोमर्स देख लेते हैं, देन फाइबर, देन थर्मोप्लास्टिक, देन थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो 1 बाय 1 आज हम लोग इसी को कवर करते हैं कि किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमेरिक चेन। ठीक है, तो अब इसको फटाफट इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग 1 बाय 1 केसेस कंसीडर करते हैं। तो हम लोग बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 बाय 1 कवर करते चलते हैं। डिफरेंट जो हम लोग का क्लासेस बन के आया था पॉलीमर का, तो पहला हम लोग कंसीडर करते हैं इलास्टोमर्स। ठीक है, इलास्टोमर्स आपको डे टू डे लाइफ में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। जो आप रबर देखते हो या जो ग्लव्स होते हैं, मेडिकल ग्लव्स जो यूज किए जाते हैं, वो इलास्टोमर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, तो है क्या बेसिकली इलास्टोमर? इट इज प्लास्टिक, ये भी एक प्लास्टिक है, इट इज प्लास्टिक that stretch, that can be stretch, इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, that can be stretch। ठीक है, that can be stretches and it revert back to, and it revert back to, it revert back to its original state, its original state। एंड इट्स रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। मीनिंग क्या हुआ कि एक ऐसा प्लास्टिक जिसपे आप फोर्स लगाए वो स्ट्रेच हो गया, और जैसे ही आप इसको छोड़ दो वो खुद अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो ऐसे जो पॉलीमर्स होते हैं उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं इलास्टोमर्स में।
आपने देखा भी होगा, जैसे कि मैंने मेंशन किया, जो ग्लव्स होते हैं, मेडिकल ग्लव्स यूज किए जा रहे होंगे, तो वो मेडिकल ग्लव्स जो भी यूज किए जाते हैं वो एक रबड़ की केस है, जो आप जो है रबड़ बैंड देखते होगे, वो भी इलास्टोमर की कैटेगरी। आप उसको जो है अगर स्ट्रेच कर देते हो तो स्ट्रेच हो जाएगा, और जैसे ही आप फोर्स उससे हटा दो तो इन दैट केस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब समझना इसमें क्या 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 प्रॉपर्टीज है उसको मेंशन करते चलते हैं। तो ये बोला जाता है फर्स्ट पॉइंट, इट इज रैंडमली ओरिएंटेड। कोई भी ओरिएंटेशन फिक्स ओरिएंटेशन नहीं है, इनका जो ओरिएंटेशन होगा बहुत ही रैंडम होगा, जो चेन इसके अंदर प्रेजेंट है। इट इज रैंडमली ओरिएंटेड, रैंडमली ओरिएंटेड, रैंडमली ओरिएंटेड एमॉर्फस पॉलीमर, एमॉर्फस पॉलीमर। ठीक है, क्लियर सी बात है। एमॉर्फस पॉलीमर आपको पता है कि एक होता है क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस, हम लोग बात करते हैं। एमॉर्फस पॉलीमर के अंदर उतना वेल पैकिंग नहीं होती। एमॉर्फस जो जितने भी पॉलीमर है वो पैकिंग नहीं होगी। क्रिस्टलाइन वाले में जो है ज्यादा होगा पैकिंग, इफिशियंट पैकिंग होगी। तो इस केस में वही देखने को मिलेगा कि पैकिंग उतना ज्यादा इफिशियंट नहीं। उसके अलावा क्या बोला जाता है, इट मस्ट हैव क्रॉस लिंक, इट मस्ट हैव क्रॉस लिंक। ठीक है, अगर क्रॉस लिंक नहीं होगा, मस्ट हैव क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक होना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, एक चेन दूसरे के ऊपर स्लिप करना शुरू कर देंगे। इसमें एक चेन दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं करते। ठीक है, स्लिप नहीं होती। इट मस्ट हैव क्रॉस लिंक सो दैट इट कैन नॉट स्लिप, so that, ऐसा लिखा जा सकता है, so that the chain cannot slip, slip means वो वाला slip, not sleeping, cannot slip over each other। ठीक है, over each other। ठीक है, क्लियर सी बात है, एक के ऊपर एक जो है स्लीप नहीं कर सकते। उसके अलावा थर्ड पॉइंट, जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करता है ना, वो वंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करता है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। मतलब समझ सकते हैं, वंडरवाल एट्रैक्शन फोर्स ऑलरेडी वीक है, उसमें भी हम लोग वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो है द फोर्सेस इसमें जो काम करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। तो ये पता होना चाहिए कि गिवन पॉलीमर्स के अंदर कौन सा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम कर रहा है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, द पॉलीमर, this type of polymer, the polymer have weak van der Waal force of attraction। ठीक है, van der Waal force of attraction, क्लियर सी बात है। इनके बीच में बहुत ही वीक van der Waal force of attraction काम करता रहेगा। ठीक है, एंड इट इज, जो van der Waal force of attraction है इतना ज्यादा सफिशियंट नहीं है, जो दो चेन के बीच में काम कर रहा है उतना ज्यादा सफिशियंट नहीं। पॉलीमर है वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड इट इज इनसफिशियंट, इट इज इनसफिशियंट। ठीक है, किसके लिए इनसफिशियंट है, इट इज इनसफिशियंट टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो इसको मेंटेन नहीं रख पाएगा। इस केस में आप जैसे आप फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगा रहे हो, कुछ फोर्स लगाया आपने एक्सटर्नली, तो इन दैट केस क्या हुआ कि जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल गया। उस केस वही केस है, हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है दैट इज वीक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, दैट इज van der Waal फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। van der Waal फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वीक होता ही है। तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा कि जो ओरिजिनल इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है उतना ज्यादा इनसफिशियंट नहीं है कि इसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसको मेंटेन रख सके। ठीक है, इनसफिशियंट टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो जितने भी इलास्टोमर्स हैं अगर देखोगे तो इलास्टोमर्स को आप खींच सकते हो, अप टू मैक्सिमम केसेस में होता है कि 10 टाइम्स तक भी उसको स्ट्रेच किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां भी लिखा जा सकता है, इट कैन बी स्ट्रेचेस, तो उसको खींचा जा सकता है, स्ट्रेचेस अप टू 10 टाइम्स,
ठीक है। अब जरूरी नहीं है सबका 10 टाइम्स हो, डिपेंड करेगा कितना एक्सटेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अगर बहुत वीक होगा तो फिर आप और ज्यादा उसको स्ट्रेच कर सकते हो। ये जो लेंथ है जो है कितने टाइम स्ट्रेच होगा वो डिपेंड करेगा कि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने एक्सटेंट तक काम कर रहा है। इट कैन बी स्ट्रेच अप टू 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, and it revert back to original state, ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा वंस एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे, जब तक आप पुल कर रहे हो तब तक तो वो स्ट्रेच फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही वो अगर आप जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बाहर का आप लगा रहे हो जो फोर्स है वो अगर आप रिमूव कर देते हो, एक्सटर्नल फोर्स को अगर आप रिमूव कर देते हो तो इन दैट केस क्या होगा कि वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। इट रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल स्टेट वंस एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, वंस एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देते हो, ठीक है। फिफ्थ वन, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे आप वल्कनाइज्ड रबर सुनते हो कभी, वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है अभी समझेंगे, राइट। हम लोग अभी एग्जाम्पल को बचा के रख रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए आगे के लेक्चर्स में। तो वल्कनाइज्ड रबर, जैसे आपने टायर देखा होगा, जिससे टायर बने रहते हैं जो है कार के या जो भी आपने देखा होगा टायर, वो वल्कनाइज रबर से ही बने रहते हैं, ठीक है। तो वल्कनाइज रबर उसका एक फॉर्म है। उसके अलावा एक एग्जांपल और भी आता है कि जितने भी एडिशन पॉलीमर है ना, एडिशन पॉलीमर ऑफ, ठीक है, एडिशन पॉलीमर ऑफ क्या, किसके पॉलीमर, ऑफ ब्यूटाडाइन, ऑफ ब्यूटाडाइन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, इट्स डेरिवेटिव। जितने भी एडिशन पॉलीमर हैं किसके, ब्यूटाडाइन के और इस डेरिवेटिव के, इन दैट केस ये जो है करेस्पॉन्डिंग बनाएंगे ये इलास्टोमर्स को। क्यों होगा ब्यूटाडाइन के केस में समझ में आता है, थोड़ा सा थिंक करो, व्हाई देयर विल बी दे आर गोइंग टू फॉर्म इलास्टोमर्स, क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ये देखो हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर। तो अब ऐसा केस है कि इसके केस में आप क्या देखोगे कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज वर्किंग, दैट इज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा अगर इसका पॉलीमेरिक चेन कंसीडर किया जाए, इस ब्यूटाडाइन का या इसके डेरिवेटिव का, बिकॉज दैट इज नॉन पोलर इन द नेचर। तो ये केसेस होता है इलास्टोमर्स का, आप डे टू डे लाइफ में भी देखते होगे, इसके अंदर जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जैसे ही आप उसको पुल करोगे वो स्ट्रेच आउट हो जाएगा, और जैसे ही आप फोर्स हटा दोगे एक्सटर्नल फोर्स, दैट विल रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। क्लियर है बात। तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज फाइबर, उस पर हम लोग जो है डिस्कशन को रखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज फाइबर। तो फाइबर के केस में हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग काम करता रहेगा, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत हाई होगा इस केस के लिए, ठीक है। तो आप मेंशन कर सकते हो कि फाइबर आर लीनियर पॉलीमर, ये भी लीनियर पॉलीमर है, बट इनके बीच में खासियत यही है कि दो पॉलीमेरिक चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क कर रहा होगा। तो फाइबर आर लीनियर पॉलीमर, आर लीनियर पॉलीमर, ठीक है, लीनियर पॉलीमर्स in which each chain, जो सब चेन प्रेजेंट है, each chain are held together by, आपस में ज्वाइन है, held together by H bonding, या तो उनके अंदर H bonding काम कर रहा होगा, ठीक है, held together by H bonding और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, या तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर ये चेन की बात करें, ऐसा अगर आपने ले लीजिए, ठीक है, लीनियर चेन, तो लीनियर चेन के अंदर कुछ ऐसे होगा। अब क्या देखने को मिलता है कि लीनियर चेन के अंदर इनके बीच में एक दो चेन के बीच में एच बॉन्डिंग काम करता रहता है, या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है या तो एच बॉन्डिंग काम करता रहेगा, ठीक है। बात समझ में आता है, या तो ये एच बॉन्डिंग होगा या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये एच बॉन्ड। क्लियर सी बात है।
फाइबर आर द लीनियर पॉलीमर्स इन विच ईच चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय एच बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट नोट्स लिखते चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चलते हैं। ठीक है, तो देखो पहला पॉलीमेरिक चेन आर हाईली ऑर्डर, जो पॉलीमेरिक चेन है वो हाईली ऑर्डर्ड है। ठीक है, हाईली ऑर्डर्ड होंगे क्योंकि लीनियर भी है चेन। अगर ब्रांच होता तो उतना ज्यादा हम लोग ऑर्डर नहीं देखते। तो इसके केस में क्या है कि लीनियर शेप लिए हुए एक चेन दूसरे के ऊपर लीनियरली जो है, और साथ साथ इसमें कि हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी है। तो जो ये चेन होगा पॉलीमेरिक चेन आर हाईली ऑर्डर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर, जो चेन होंगे विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर बहुत ज्यादा हाईली ऑर्डर होंगे वन अनदर। क्लियर बात है। अब देखो कि यहां पे एच बॉन्डिंग जो काम कर रहा है उसका इफेक्ट इसके प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे भी देखने को मिलेगा। पहले भी हम लोग ने मेंशन किया कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है डिफर कर सकती है बेस्ड ऑन इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे भी देखने को यही मिलता है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइबर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिए रहता है अमॉन्ग द ऑल पॉलीमर। जो फाइबर होगा सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखे रहता है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, they have highly ordered ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री होगी हाईली ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड होगा, कंप्लीटली ऑर्डर्ड होगा जो ज्योमेट्री इसकी होगी। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कोई ब्रांच ऐसे निकला हुआ है, हाईली ऑर्डर्ड होंगे। तो दे हैव हाईली ऑर्डर्ड ज्योमेट्री। इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, they have high tensile strength and elasticity, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी। इसी का रिजल्ट होगा कि ये जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा खासा होगा और इलास्टिसिटी भी इसके अच्छा खासा होगी। उसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी मेंशन कर दिया जाए कि दे हैव क्रिस्टलाइन कैरेक्टर, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर होगा। तो इसके मीनिंग क्या हुआ कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लेस सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो अच्छा खासा होगा और सॉल्युबिलिटी जो होगी वो लेस होगी, एंड लेस सॉल्युबिलिटी। देखो अब इनका फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, इस जो है इन सभी का जो फॉर्मेशन, फाइबर का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझते हैं। तो दोनों तरीके से बन सकता है, कंडेंसेशन से भी और एडिशन पॉलीमराइजेशन से भी। तो कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो कंडेंसेशन पॉलीमर ठीक है, लीनियर होंगे ये, ठीक है, पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम बाइफंक्शनल मोनोमर्स। इनके अंदर बाइफंक्शनल मोनोमर्स हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है नायलॉन की रस्सियां यूज किया जाता है। जब लोग ऊपर से जो है उतरते हैं तो नायलॉन की रस्सियां ही यूज करते हैं, बिकॉज उसका बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो ब्रेक जल्दी नहीं होगा। इस वजह से जो है जो भी रस्सी वगैरह यूज करते हैं उसमें जो है आप देखते होगे कि जो है इस टाइप के पॉलीमर्स का यूज किया जाता है। जैसे नायलॉन हो गया, नायलॉन 6 हो गया, ये सभी उसके एग्जाम्पल ही है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर से भी बन सकता है, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि जो मोनोमर्स इन्वॉल्व हैं उनके अंदर बाई फंक्शनल मोनोमर्स हो, तभी तो पॉसिबल है। और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी पॉसिबिलिटी है। एक पॉलीमरिक चेन, मान लो ये केस हुआ, नाइट्रोजन के साथ अमाइड आपने एक लिंकेज बनाया, ठीक है, इस तरीके से आपने लिंकेज, तो इस हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है ये दूसरे चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी तो जा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा तो अब इस केस है कि उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम बाइफंक्शनल मोनोमर्स
ये फाइबर को ही फॉर्म करेंगे। उसके अलावा अगर मान लो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, बशर्ते कि कंडीशन ये रहे कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तब इन दैट केस उसमें भी देखा जा सकता है एडिशन पॉलीमराइजेशन having in which monomers have functional group, ठीक है, जो मोनोमर्स इन्वॉल्व हैं उनके पास फंक्शनल ग्रुप हो, तब क्या देखने को मिलेगा कि देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल, ठीक है, तब ये फाइब्रस चेन को फॉर्म करेंगे, फाइब्रस पॉलीमर को फॉर्म करेंगे अगर एडिशनल पॉलीमराइजेशन होता है और इन दैट केस उसके पास फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। क्लियर बात है ये। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग जो है फाइब्रस के कंडीशन के लिए, फाइबर के कंडीशन के लिए लिया जाए तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल तो सेलुलोज ही हो गया। आपने देखा था सेलुलोज एक लीनियर पॉलीमर है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि एक जो चेन है वो दूसरे चेन के साथ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बना सकता है। वैसे ही लाइलॉन की बात कर ले, आप लाइलॉन की रस्सियां देखते होगे, सेलुलोज आप देखते होगे, जो वुड का पार्ट है, जैसे वुड बना हुआ है मोस्टली आप किससे देखते हो, सेलुलोज से ही बना हुआ है। तो मोस्ट पार्ट जो प्लांट का है उसमें सेलुलोज ही, तो इतना स्ट्रांग होता है ना, जो प्लांट का जो पार्ट है वो स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ द सेलुलोज बॉन्डिंग, ठीक है। तो उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग काम करता है बिकॉज पॉलीहाइड्रोक्सी है ना। लाइलॉन के केस में भी वही है, इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग। टेरिलीन वगैरह केस हो गया, ठीक है, टेरिलीन हो गया। आगे देखेंगे क्या है टेरिलीन, ये बात करेंगे हम लोग। तो ये सभी कुछ एग्जांपल्स हैं और भी कंसीडर किए जाएंगे जब हम लोग पर्टिकुलर 1 by 1 कंसीडर करेंगे। ये सभी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं एज अ फाइबर, ठीक है। तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है जैसी थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग उसको हम लोग देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। समझिए इस बात को, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। देखिए थर्मोप्लास्टिक के अंदर 2 रीजन बेसिकली हम लोग देखते हैं, एक एमॉर्फस रीजन भी प्रेजेंट होता है और क्रिस्टलाइन रीजन भी प्रेजेंट होता है। दोनों रीजन हम लोग इस केस में देख पाते हैं। तो पॉलीमर्स हैव, लिखना आप, पॉलीमर्स हैव बोथ crystalline and amorphous region, ठीक है, amorphous region दोनों प्रेजेंट हो। तो क्या देखने को मिलता है ऐसे मतलब केसेस में कि दोनों में जैसे कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा, अब हम लोग को पता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा तो इसको थोड़ा स्लाइटली हार्ड बनाएगा, और जो एमॉर्फस फॉर्म होगा इसको सॉफ्ट बनाएगा, ठीक है। एमॉर्फस जो फॉर्म होगा वो इसको सॉफ्ट बनाएगा। यहां भी क्या होगा कि क्रिस्टलाइन फॉर्म के लिए जो चेन होगा, जो भी चेन प्रेजेंट होगा थर्मोप्लास्टिक के अंदर, जो पार्ट होगा वो चेन जो है ऑर्डर्ड में होंगे, चेन विल बी ऑर्डर्ड, हाईली ऑर्डर्ड, ठीक है, हाईली ऑर्डर्ड। लेकिन जब मैं इसकी बात करूं, अगर एमॉर्फस रीजन की बात करूं, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन, मान लो कि क्रिस्टलाइन रीजन होगा थर्मोप्लास्टिक के अंदर और एमॉर्फस रीजन भी होंगे, दोनों रीजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एमॉर्फस रीजन में क्या बोलते हैं कि चेन विल बी, देखो एमॉर्फस कब बनेगा, जब ये ऑर्डर नहीं होगा, मींस स्पेसिंग ज्यादा होगी, वॉइड ज्यादा होगा, तो चेन विल बी नॉट इन ऑर्डर, तब ये केस जनरेट होगा। अब देखो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, 1 by 1 पॉइंट लिखते चलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इस केस में भी हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं देखते हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, बट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नेट हम लोग देख पाते हैं, बिकॉज यहां पे कुछ ऑर्डर भी है और कुछ नॉन ऑर्डर भी है, इस वजह से हम लोग क्या देख पाते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन फाइबर एंड एलास्टोमर, फाइबर से तो कम होगा, फाइबर के अंदर अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, लेकिन एलास्टोमर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
उतना ज्यादा नहीं है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है। तो जो थर्मोप्लास्टिक के अंदर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन देखते हैं, ये फाइबर और इलास्टोमर्स के बीच में होता है। किसके बीच में? फाइबर और इलास्टोमर के बीच में। नेक्स्ट देखना, देयर इज नो क्रॉस लिंक बिटवीन पॉलीमेरिक चेन। देयर इज नो क्रॉस लिंक बिटवीन पॉलीमेरिक चेन। समझ रहे हो आप इस बात को? पहले हम लोगों ने जब बात किया था इलास्टोमर का, तो वहां पे बोला था कि उसके बीच में पॉलीमेरिक चेन होगा, पॉलीमेरिक चेन के बीच में क्रॉस लिंक होगा। ये पहले हम लोग ने बात किया था किसके लिए? जब हम लोगों ने बात किया था इलास्टोमर के लिए। इस केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि जब थर्मोप्लास्टिक है तो इस केस में मैं बोल रहा हूं कि देयर इज नो क्रॉस लिंक बिटवीन पॉलीमेरिक चेन, देयर इज नो क्रॉस बिटवीन पॉलीमेरिक चेन एंड दिस पॉलीमेरिक चेन जो कि इसमें इन्वॉल्व है, पॉलीमेरिक चेन कैन स्लिप वन ओवर अनदर। अब एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं, कैन स्लिप वन ओवर अनदर। क्लियर सी बात है? जस्ट अपोजिट टू किसके अपोजिट है? इलास्टोमर्स के। ठीक है, इसके बीच में क्रॉस लिंक नहीं होगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज है। ये होता है कि जब हम लोग थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो हार्ड होता है, हार्ड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही हीट करोगे, ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म हम लोग देख भी पा रहे हैं जिसकी वजह से ये हार्ड है, राइट, इसी की वजह से ये हार्ड है। हार्डनेस जो रखा हुआ है इसी की वजह से, और जो सॉफ्टनेस हम लोग देखेंगे ये इसकी वजह से देखेंगे, राइट। सॉफ्टनेस हम लोग दोनों चीज देखते हैं। तो हार्ड एट रूम टेम्परेचर, जो थर्मोप्लास्टिक है वो हार्ड एट रूम टेम्परेचर एंड बिकम soft when heated, ठीक है, become soft when heated। यानी कि इनके बीच का जो ऑर्डर्ड वाला जो हम लोग रीजन देख पा रहे हैं वो थोड़ा सा जो है चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आप फर्दर इसको कूल करोगे, बिकम सॉफ्ट व्हेन हीटेड, और फर्दर जब आप इसको कूल डाउन करोगे तो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो जो है वंस अगेन लिखा जा सकता है, एंड ऑन कूलिंग वंस अगेन, या ऑन कूलिंग जस्ट आप लिख सकते हो, ऑन कूलिंग इट रिगेन इट्स हार्डनेस। ठीक है, जब आप इसको कूल कर दोगे तो ये अपना हार्डनेस को रीगेन कर लेगा। ठीक है, उसके अलावा लास्ट पॉइंट ये मेंशन किया जा सकता है, द केमिकल कंपोजिशन इस वजह से हो पा रहा है बिकॉज फिर से वो रीगेन कर लेगा, अपने इनिशियल स्टेज में ही आ जाएगा। इसकी यही खासियत है। अगर मान लो कि आपने हीट किया तो इन दैट केस वो सॉफ्ट हो गया, फर्दर उसको कूल डाउन कर लो तो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। इसकी खासियत है इसकी, क्योंकि अगर मान लो ऐसे जो पॉलीमर्स हैं जो इस तरीके का प्रॉपर्टी रख रहे हैं तो आप उसको कोई भी स्ट्रक्चर दे सकते हो ना। बचपन में खेला होगा जो टॉयज के साथ में आपने टॉय लिए होंगे, उसमें टॉय जो भी बने होते हैं ये थर्मोप्लास्टिक से ही तो बने होते हैं। तो उसको जो भी है मोल्ड करके उसको बनाया जा सकता है, बिकॉज उसको आप जैसे ही हीट करोगे सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट के बाद उसको स्ट्रक्चर आपने दे दिया, फिर उसको कूल कर दो, फिर से वो अपने स्ट्रक्चर में, पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि द केमिकल कंपोजिशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, रिमेन इंटैक्ट इवन ऑन कूलिंग। ठीक है, इंटैक्ट। जैसे कि आपने क्या किया, इसको हार्ड किया तो ये जो है मतलब हीट किया तो हार्ड हुआ, फिर से आपने कूल किया तो सॉफ्ट हो गया। तो जब ओरिजिनल स्टेज में आएगा तो इसके केमिकल कंपोजिशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं रहेगा, इट विल रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, या किससे बनता है पहले ये मैं बात कर लेता हूं, किससे ये फॉर्म करके आ जाएगा। एडिशन पॉलीमर्स ऑफ, ये एडिशन पॉलीमर है किसका, एडिशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन या इथीन बोल सकते हो, इथाइलिन आर इट्स डेरिवेटिव
ठीक है, इट्स डेरिवेटिव्स, इट इज एडिशनल पॉलीमर ऑफ इथाइलिन और इट्स डेरिवेटिव। जैसे आपने नाम बहुत सारे सुने होंगे, पॉलीइथीन सुना होगा आपने, वो भी आपका थर्मोप्लास्टिक ही। ध्यान है, आप हीट जब कर रहे हो ना तो ऐसा नहीं, एक रेंज है, उस रेंज के अंदर अगर आप हीट करोगे तब उसमें सॉफ्टनेस आएगा, और जैसे ही कूल डाउन करोगे फिर से वो अपने हार्ड शेल में आ जाएगा। पॉलीथीन हो गया इस केस में आपका, और क्या बात किया जा सकता है, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन, ये शायद कुछ कुछ नेम आपने सुना होगा, पॉली जो है स्टाइरीन, ऐसे बहुत सारे केसेज आएंगे। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन भी हो सकता है, पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसको यूज कहाँ किया जाता है ये भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यूजेस इसका जो है, जैसे कि आगे हम लोग करेंगे, जैसे जैसे हम लोग डिफरेंट पॉलीमर की बात करेंगे, बट जो है टॉयज वगैरह जो बनते हैं, टॉयज, ठीक है, आपने देखा होगा पीवीसी पाइप्स वगैरह है ना, इसमें ये सभी यूज होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो बेसिकली वो भी फिनाइल है ना, इथिन का ही डेरिवेटिव है, तो पॉलीविनाइल जो पीवीसी पाइप हम लोग देखते हैं, ये सभी उसी के एग्जांपल्स है। आगे हम लोग करेंगे इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे कहाँ पे इसका यूजेज है, ठीक है। तो ये हम लोग का रहा थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि जो है इसका चेंजेस, जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, जैसे आपने हीट किया तो ये सॉफ्ट हो गया, जैसे ही आपने उसको कूल डाउन किया वंस अगेन इसने अपना हार्डनेस जो है उसने फिर से रीगेन कर लिया। तो ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए थर्मोप्लास्टिक के केस में, ठीक है। तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग लास्ट जो केस है थर्मोसेटिंग, उसका डिस्कशन रख लेते हैं। लास्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज थर्मोसेटिंग, ठीक है। थर्मोसेटिंग, नेम से ही पता चल रहा है, थर्मो मींस हीट, सेटिंग मींस सेट हो जाना, नॉन हीटिंग ये सेट हो जाएगा। कैसे? हम लोग बोलते हैं कि पॉलीमर्स, एक मेजर जो इसका डिफिनीशन निकल के आता है, इसके प्रॉपर्टी से निकल के आता है, क्या है? पॉलीमर्स विच बिकम हार्ड ऑन हीटिंग, जस्ट अपोजिट टू थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को आपने हीट किया तो क्या हो गया? वो सॉफ्ट हो गया। बट जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या हो गया, उसको अगर आपने हीट किया तो विच बिकम हार्ड ऑन हीटिंग, ठीक है। आपने जैसे इसको हीट किया ये हार्ड बन जाएगा। समझेंगे रीजन क्या होगा हार्ड इसको होने का, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, अगर वो हार्ड होता है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको बोला जाता है कैन बी हीटेड ओनली वंस, ठीक है, हीटेड ओनली वंस। ऐसा नहीं है कि आप इसको हीट करो फिर कूल डाउन करो तो चेंजेस होता रहेगा, नहीं, आप इसको ओनली वन टाइम ही हीट कर सकते हो, नॉट लाइक थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग के केस में आप इसको एक ही बार हीट करोगे एंड कैन नॉट बी रीमोल्डेड। इसको अगर चाहो कि इसको जो है मॉडिफाइड कर दिया जाए, मोल्ड कर दिया जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी रीमोल्डेड। समझ में बात आती है? इसको जिस स्ट्रक्चर में रहेगा उसी स्ट्रक्चर में रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते लाइक थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। और क्या डिफरेंस होता है इस केस में? इट है क्रॉस लिंकिंग, इसके बीच में हम लोग क्रॉस लिंकिंग देखते हैं, ठीक है। इस वजह से वन चेन दूसरे चेन के ऊपर स्लिप नहीं कर सकता है, ठीक है। लाइक हम लोगों ने मेंशन किया था इलास्टोमर के केस में। अब जो है थर्मोप्लास्टिक के केस में हम लोग का ऐसा कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं था, इस वजह से वन जो चेन है पॉलीमेरिक चेन विच कैन स्लिप ओवर द अनदर। तो क्या केस है कि इट हैव क्रॉस लिंकिंग, और इवन की ग्रेटर क्रॉस लिंकिंग है। ग्रेटर, अब क्या बोलते हैं? ग्रेटर द क्रॉस लिंकिंग, ग्रेटर द क्रॉस लिंकिंग, मोर द रिजिडिटी ऑफ पॉलीमर, ठीक है। जो पॉलीमर होगा उतना ही रिजिड होते जाएगा। समझ में आता है? इट हैव क्रॉस लिंकिंग, ग्रेटर द क्रॉस लिंकिंग, मोर द रिजिडिटी ऑफ पॉलीमर, ठीक है। बात समझ में आती है? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अब इस क्रॉस लिंकिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है? ये जो करेस्पॉन्डिंग मोबिलिटी है पॉलीमेरिक चेन का वो रिड्यूस हो जाएगा। पहले हम लोगों ने मेंशन किया था कि अगर क्रॉस लिंकिंग है तो मोबिलाइज करेगा। ऐसे है कुछ केस कि ऐसे दो चेन के बीच में अगर लिंक कर दिया गया, इन दोनों को बांध दिया गया, तो अब ऐसा केस है ये एक चेन एक दूसरे चेन के ऊपर मूव नहीं कर पाएंगे। यहां पे भी वही देखने को मिलता है। थर्मोप्लास्टिक के केस में ऐसा कोई भी हम लोग जो है लिंकिंग नहीं देखते हैं, क्रॉस लिंकिंग नहीं देखते हैं फॉर द केस ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग के केस में क्या होगा? ये लिंकिंग प्रेजेंट होगा। इस वजह से एक जो चेन है पॉलीमेरिक चेन दूसरे के ऊपर
जो है स्लिप नहीं कर सकता है। किस केस में? थर्मोप्लास्टिक के केस में, थर्मोसेटिंग के केस में। थर्मोप्लास्टिक के केस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं। तो क्रॉस लिंकिंग reduces the mobility of polymeric chain, reduces mobility of polymeric chain। ठीक है, तो पॉलीमेरिक चेन है उसकी जो मोबिलिटी है वो रिड्यूस कर देता है एंड मेक इट ब्रिटल, ठीक है, इसको ब्रिटल बना देगा। ब्रिटल मीन्स जो है जैसे ही आप उसको ब्रेक करना चाहो इजिली ब्रेक कर सकते हो, राइट, सम फोर्स लगाओगे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ब्रिटल बना देगा। जो भी पॉलीमर ये बन के आएंगे ये ब्रिटल इन द नेचर होंगे, जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होंगे, ठीक है। तो पॉलीमर एंड रिड्यूसेस, मोबिलिटी रिड्यूसेस एंड इट मेक द करेस्पॉन्डिंग पॉलीमर ब्रिटल, ठीक है। उसके अलावा अब क्वेश्चन आता है कि जो हार्डनिंग है, जब हम लोग हीट करेंगे इस टाइप के पॉलीमर को तो ये हार्ड हो जाएगा। क्यों हार्ड होगा? क्योंकि देखो कि पहले अगर लीनियर पॉलीमर है तो इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही आप हीट करोगे क्रॉस लिंकिंग होना शुरू हो जाएगा। ऑन द हीटिंग क्रॉस लिंकिंग इंक्रीज करेगा और इसका जो बोला जा सकता है जो हार्डनेस है वो भी इंक्रीज होते चला जाएगा। तो क्या बोलते हैं? ऑन हीटिंग हार्डनेस ऑफ दिस पॉलीमर इंक्रीजेस, ठीक है, हार्डनेस ऑफ दिस पॉलीमर इंक्रीजेस। अब जब हार्डनेस ऑफ पॉलीमर इंक्रीज हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है? ऑन हीटिंग हार्डनेस ऑफ पॉलीमर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन क्रॉस लिंकिंग। क्योंकि पहले भी बोला गया था कि जितना ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होगा उतना ज्यादा रिजिडिटी होते जाएगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ऑन हीटिंग द हार्डनेस ऑफ दिस पॉलीमर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमरिक चेन बिटवीन डिफरेंट पॉलीमरिक चेन या पॉलीमरिक चेन। बात समझ में आता है? पॉलीमरिक चेन इन 3 डायमेंशन, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमरिक चेन इन 3 डायमेंशन नेटवर्क, 3 डायमेंशन नेटवर्क बनते जाए, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल है इसके? एग्जांपल की बात करें दैट इज जो आपका फिनॉल एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होगा। देखेंगे इसका प्रिपरेशन वगैरह देखेंगे हम लोग 1 by 1। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग इसको देखेंगे। रेजिन्स के जितने भी एग्जांपल्स हैं इस कैटेगरी में आएंगे आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। वैसे ही मेलामीन और फॉर्मल्डिहाइड का हो सकता है यूरिया, ठीक है, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये सभी उसके एग्जांपल्स हैं। ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। क्या होगा? इसको जैसे ही हीट करोगे हार्ड हो जाएगा। तो इसको जो है अगर मोल्ड करना चाहो तो इन दैट केस मोल्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो थर्मो जो प्लास्टिक है उससे इसका बिहेवियर डिफर कर रहा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी डिफर कर रहा है। एक मान ले थर्मोप्लास्टिक और एक बोले थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक मींस प्लास्टिक का आप नेचर जानते ही हो, जो कि मोल्ड हो सकता है, बेंट हो सकता है, वो आप देखते ही हो। थर्मो मींस हीट हो गया, तो जैसे जैसे हीट में चेंजेस करोगे तो इन दैट केस तो दोनों थर्मो मींस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर के लिए जो बिहेवियर है इनका डिफर कर रहा है। इन द केस ऑफ थर्मोप्लास्टिक अलग है, थर्मोसेटिंग के केस में अलग है। तो कुछ हम लोग जो है डिफरेंसेस कंसीडर कर लेते हैं दोनों के केस में थर्मो, क्योंकि आपको बोर्ड में ये पूछ देता है कभी कभी जो है 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट विल बी द डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। उसी को हम लोग डिस्कस करके आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। पहले आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग जो है कंपेरिजन करते हैं थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक में। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंसेस कंसीडर कर लेते हैं इन द थर्मोप्लास्टिक ऑल्दो हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, बट एक बार समराइज कर लेते हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन है, खासकर बोर्ड में, इन दोनों पॉलीमर्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बीच में, समझना इस बात को। तो कुछ डिफरेंसेस आप लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 3 to 4 डिफरेंसेस पता होना चाहिए। तो जो है ये होगा सॉफ्टेन, जैसे ही आप इसको हीट करोगे सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्टेन एंड मेल्ट ऑन हीटिंग एंड बिकम हार्ड
और फिर से हार्ड हो जाएगा, बिकम हार्ड ऑन कूलिंग। ठीक है, जैसे ही आप इसको कूल करोगे फिर से ही हार्ड हो जाएगा। लेकिन इसकी बात करें, ये जस्ट अपोजिट नेचर रखता है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जो थर्मोसेटिंग अगर कंसीडर किया जाए तो इन दैट केस जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ये अपोजिट नेचर रखता है। कैसे? तो बिकम हार्ड ऑन हीटिंग। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो इन दैट केस ये हार्ड हो जाएगा। ध्यान है इन दैट केस क्या है कि ये मेल्ट हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कैन बी मोल्डेड, रीमोल्डेड, ठीक है, रीमोल्डेड और रीसेप। ठीक है, अब इसको सब चीज कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, मोल्ड करने के बाद फिर आप जो है उसको हीट करके रीमोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मतलब मॉडिफाइड कर सकते हो, उसका जो भी शेप लिया रहेगा या रीसेप बोला जा सकता है। एज हीटिंग, या मैं बोल सकता हूं एज प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ठीक है। आप जो हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद इसमें चेंजेज आ रहे हैं, उसको फर्दर आप उसी स्टेज में आ सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में, ऐसा नहीं कि सर ने बोला कि ये रिवर्सिबल है तो आप किसी भी टेम्परेचर पे इसको हीट करते जाओ और आपको जो है फिर से आप रीसेप कर सकते हो उसके ओरिजिनल में, तब पॉसिबल नहीं होगा। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में इसको अगर किया जाए तो इन दैट केस देखा जा सकता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है थर्मोसेटिंग में, इसको आप एक ही बार मोल्ड कर सकते हो। कैन बी मोल्डेड वंस but cannot remolded or reshape। ठीक है, reshape as process is irreversible, जो प्रोसेस है वो irreversible है। ठीक है, कैन नॉट बी मोल्डेड वंस कैन बी मोल्डेड वंस बट कैन नॉट रिमोल्डेड और रीसेप्ड एज प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ठीक है, अब इसका जो है थर्ड डिफिनेशन लिखें। आप ये सभी डिफरेंसेस लिख लोगे बोर्ड के पेपर में तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको भी ध्यान में रख के तैयारी रख रहे हैं ताकि बोर्ड में भी मार्क्स हमें अच्छे मिले। थर्ड पॉइंट, इट इज फॉर्म फ्रॉम या फॉर्म बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये जो फॉर्म करता है जनरली इसके केस में हम लोग देखते हैं कि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म करता है, बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब इस केस में क्या देखते हैं, इस केस में इट इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये जो फॉर्म करता है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये चीज? इसमें कंडेंसेशन कराओगे तभी तो ये चेन बढ़ते जाएगा। हीट करते हो तो आपस में इंटरलिंक करना शुरू कर देता है। तो यही हमारा फोर्थ डिफरेंस भी लिख सकते हो, देयर विल बी नो क्रॉस लिंकिंग, देयर इज नो क्रॉस लिंकिंग। इस वजह से वन जो पॉलीमेरिक चेन है एक के ऊपर स्लिप कर सकता है, देयर इज नो क्रॉस लिंकिंग। अब इस केस में आप देखोगे वेरी हाई क्रॉस लिंकिंग, इस केस में ये रिजिड होगा बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस लिंकिंग ओनली, वेरी हाई क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग बोला जाता है, देखो पॉलीमर के अंदर खुद लिंक प्रेजेंट है और क्रॉस लिंकिंग में इस दो चेन के बीच में फर्दर लिंक कर दिया गया, इसको बोला जाएगा क्रॉस लिंकिंग। जब हीट करते हो तो हीट जैसे जैसे हीट टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो क्रॉस लिंकिंग और बढ़ते जाएगा, यानी कि और ज्यादा ब्रिटल होते जाएगा, और जितना ज्यादा क्रॉस लिंकिंग उतना ज्यादा ये ब्रिटल। तो ये जो है केसेस हम लोग कंसीडर करते हैं। मोस्टली ये सॉफ्ट नेचर रखे रहता है और ये जनरली हार्ड नेचर रखे रहता है। ठीक है, ये सभी डिफरेंसेस भी आप लिख सकते हो कि जो है ये सॉफ्ट होगा और ये जनरली हार्ड ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा जो है ये देयर इज, हम लोग ने क्या बोला कि ये क्रॉस लिंकिंग है, यहाँ पे देयर इज नो क्रॉस लिंकिंग यानी कि और लीनियर लिख सकते हो। जब क्रॉस लिंकिंग है ही नहीं तो लीनियर चेन ही होगा इसके अंदर, लीनियर चेन। वो ऐसे ही हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम लोग जो है पीवीसी वाले जो पाइप होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपने सुना होगा, उसको जब हीट करोगे तो इन दैट केस वो मोल्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको फर्दर
थोड़ा देर के लिए कूल करोगे तो फिर से वो हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट हुआ ऑन हीटिंग। और जैसे ही आपने, तो जितने भी पाइप्स बनते हैं या पीवीसी पाइप्स बनते हैं वो सभी इसके एग्जांपल्स हैं। टेफलॉन हो गया, टेफलॉन हो गया जो यूज किया जाता है, मेडिकल टेप्स जो बनाते हैं ना उसमें टेफलॉन का यूज होता है। देखेंगे ये सभी डिस्कशन का ही पार्ट बनने जा रहा है नेक्स्ट लेक्चर में। थर्मोसेटिंग की बात करें तो थर्मोसेटिंग में जितने रेजिन्स हैं उसको आप रख सकते हो इसमें, जैसे कि फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, ऑलरेडी हम लोग इसको जो है डिस्कस कर दिए। फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन या यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, या आप बोल सकते हो जो है मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, ये सभी उसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये समझ सकते हो कि किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी डिफर करेगी। इसको आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लो, समझ लो चीजों को, ताकि आपको अगर बोर्ड में भी पूछता है तो आप इजीली इसको क्वेश्चंस को कर पाओ। ये क्वेश्चन वेल फेमस है, व्हाट विल बी डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, पॉलीमर थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में क्या डिफरेंस होगा, ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है इन द बोर्ड। ठीक है, तो ध्यान से ये इसको लिख लो आप ध्यान से। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पे हम लोग पॉलीमर्स के बारे में एक एक यूनिट्स के बारे में डिस्कशन रखेंगे। वहां पे क्लासीफाई करते चलेंगे कि हाँ ये पॉलीमर किस कैटेगरी में आ सकता है जो है। तो हम लोग का ओवरऑल अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए, 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पे ही फोकस किया। मेजर पार्ट इसका क्लासिफिकेशन ही होता है। जो जेई मेंस और जेई एडवांस क्वेश्चन बनाता है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड करके ही क्वेश्चन बनाता है। इसलिए पहले क्लासेस समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, रेदर हम लोग पॉलीमर को समझे, और जैसे ही हम लोग क्लासेस समझ गए हम लोग पॉलीमर्स के बारे में समझते समझते चलेंगे कि कौन सा पॉलीमर किस क्लास में फिट बैठता है। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में वहीं से स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।